दीवारें बन गई थीं। दिलों के भीतर बनी इन दीवारों के पीछे से घर का हर व्यक्ति एक दूसरे की हरकतों को देखता रहता था। सुधा के दिल में दीवार की नींव तब पड़ी जब नील ने 1 साल पहले ही ब्याह कर आई अपनी पत्नी की सारी भारी भारी साड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेस, चांदी के बर्तन सब उसको मनाकर बहन की शादी में दे दिए थे। नवीन 2 बहनों का भाई था और अपनी जिम्मेदारियां समझता था, पर सुधा की भावनाओं की कद्र उसने नहीं की। ये सारा सामान सुधा के मृत ढाठ के स्वितासु चाहे इस्तेमाल नहीं करती थी, पर माँ बाप की निशानी था। नील उठते तनाव को देख रहा था, पर वह चुप रहता था। वह मूक दर्शक था। पत्नी के व्यंग्य को तो बर्दाश्त करता ही था, विवाहित और एक बची अविवाहित बहन की फरमाइशों को भी सुनता था। कभी भी माँ फोन पर झल्ला कर कहती, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तंगा कर वह कहता, क्या बोलूं मम्मी, आप लोग ही बोलने को काफी हैं। सुबह 6 बजे से ही सुधा की सास प्रमिला देवी को मैसेज नील के व्हाट्सएप पर आने शुरू हो जाते। आज दफ्तर जाते समय 2 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम चीनी देते जाना। तेरे पापा की दवायां खत्म हो गई हैं, शाम को लेते आना। मगर वे अपनी बेटी रश्मि को कभी फोन नहीं लगाती थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। शायद उसी गुस्से से मैसेज देख लेने पर भी सुधा करवट बदलकर फिर सो जाती थी। मम्मी के मैसेजों की टिनटिन आवाज से नींद नवीन की भी खुल जाती थी, पर वह भी चुपचाप लेटा रहता था। वह सुधा को भी उठने को नहीं कहता था। उसके पापा वीरेंद्र ने कभी चाय तक नहीं बनाई थी। जब से नील और सुधा ने अलग रहना शुरू किया है, उन्हें काम के लिए न जाने कितनी बार रसोई के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रेमा 1 घंटा व्यायाम करने के बाद ही 1 प्याला चाय उनके सामने मेज पर रखती थीं। बेचारे चुपचाप उठा कर पीते। ये रोज की दिनचर्या जो थी, कहाँ तक बुरा मानते। नील व सुधा ने साल भर ये देखा था, या कहिए भुगता था। शादी के 10-15 दिन बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती थी। सवेरे सवेरे उठ जाते हो, यह नहीं कि सब की तरह पड़े सोते रहो, ये प्रेमा की आवाज होती थी। क्या करूं, पुरानी आदत है। नींद जल्दी खुल जाती है और फिर 7 बजे उठा तो 9 बजे दफ्तर कैसे जा पाऊंगा, कहकर वीरेंद्र खाली प्याला पत्नी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 1 प्याला और दे दो, आज कुछ ज्यादा ही थकावट लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? प्रमिला आखिर पत्नी ही तो थी। ऐसी कोई बात नहीं, अब उम्र का तकाजा है प्रेमा, कहकर उन्होंने प्यार से पत्नी के कंधे को छू लिया। उधर युवा सविता उठी और उतरी सलवार कमीज को फिर से लपेटकर ऐसे बाहर जाने लगी जैसे कोई शेरनी शिकार के लिए निकल रही हो। सविता, सुनो, नील ने कुछ कहना चाहा, पर वह बिना जवाब दिए ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शादी के सपने इतने जल्दी धुल जाएंगे, उसे उम्मीद नहीं थी। रोज की तरह रसोई में जाकर वह काम में जुट गई। नाश्ते से निपटने के बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई। वीरेंद्र बाहर का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए पहले उनका ही डब्बा तैयार करके रख दिया गया। नील का दफ्तर पास ही है, इसलिए वह घर आकर खा लेता है। अगर किसी वजह से घर न आ सके तो कैंटीन में ही खा लेता है। अब तुम बोलो क्वीन, तुम्हारे डब्बे में क्या रख दूं? सुधा ने अपनी नंद रश्मि से पूछा। कुछ भी रख दो भाभी, देर हो गई है। नहीं बना हो तो बिना लिए ही चली जाऊंगी। और हाँ भाभी, मुझे क्वीन तो नहीं कहो। बिना लिए क्यों जाएगी? क्या तेरी माँ मर गई है? सुधा दूर से अपनी बेटी की बात सुनकर बोली। रश्मि, अम्मान जी हजारों साल जिंदा रहे, पर तुम्हारा खाने का डब्बा मुझे लगाना है, इसलिए जल्दी बोलो क्या चाहिए? सुधा ने फुसफुसाकर रश्मि से कहा। सुधा की आवाज की गर्मी से सविता झुलस कर रह गई। मैं तो इस घर में बस बाहर झोंक रही हूँ। सुधा बड़बड़ा उठी। सविता ने सुन लेने के बाद भी पूछा, क्या मुझसे कुछ कहाना है सुधा? नहीं मम्मी, सवेरे देर से उठी थी इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। पढ़ो बहू, जरूर पढ़ो। अब जब से वे नए घर में शिफ्ट हुए हैं, सुधा को पता चल रहा है कि घर संभालना उम्र हो जाने के बाद कितना कठिन हो जाता है। अब सुधा ने घर से निकलते हुए बैठक की ओर देखा। चारों तरफ चीजें ढंग से रखी थीं। सास ससुर के घर में बाबूजी का आधा पड़ा अखबार कुर्सी पर चिड़िया की तरह अपने पंख फड़फड़ा रहा होता था। पेंसिलें कालीन पर पड़ी होती। रश्मि की चप्पलें खाने की मेज के नीचे रखी होती थी। खाने की मेज पर जूठे बर्तन, प्याले पड़े होते थे।
सविता आराम से चौकी पर बैठकर अपनी टांगों में तेल की मालिश कर रही होती और ऊंचे स्वर में भक्ति गीत गा रही होती। हर सुबह सुधा को ये दृश्य देखने को मिला करता। काम करती हुई सुधा सोच रही थी कि उसकी माँ ने घर को इतना साफ सुथरा रखना सिखाया था। काम करने को अकेली माँ ही तो थी, पर घर में हर चीज कायदे से अपनी जगह पर रखी होती थी। पिताजी, भैया और वे तीनों काम पर जाते थे, पर मजाल है कि किसी का अपना सामान इधर उधर बिखरा मिले। सब चीजों के लिए एक जगह निश्चित थी। यहाँ आज ठीक करो, कल फिर वैसा ही हाल। उसकी ससुराल के लोग सीखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं। देवर हॉस्टल में जरूर रहता है, पर घर आते ही वो भी इस घर के रंग में रंग जाता। ऐसा लगता था जैसे इस तरीके से रहना इन लोगों को कहीं से विरासत में मिला है। अक्सर शिकायत करती महरी की आवाज आई। बर्तन मेज से उठाकर सिंक में रखकर कुछ देर नल खोल दिया करो तो जल्दी साफ हो जाते, कहकर वो चली गई। 4 दिन बाद कोई और मिली थी तो रात को खाना खाने के बाद हमेशा की तरह सब लोग बैठक में बातें करने के इरादे से बैठा करते थे। तभी सुधा ने कहा, बहुत खोजकर कपड़े धोने के लिए मैं एक नई औरत को इस शर्त पर लाई थी कि सिर्फ कपड़ों के नीचे पहनने वाले कपड़े ही धोने होंगे। बड़े कपड़े यानी पैंट, शर्ट, कमीज, धोतिया, चादरें तो धोबी धोता ही है। पर आज वो मुझसे कह रही थी कि अब बड़े कपड़े भी उसे दिए जाने लगे हैं। वो तो इस बात पर काम छोड़ रही थी। मैंने किसी तरह उसे समझा दिया है। अब आप लोग सोच लें वो बड़े कपड़े धोगी नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। नील ने बेचैनी से 1-2 बार कुर्सी पर पहलू जरूर बदला। गप्पों का मूड उखड़ चुका था। सब उठकर अपने अपने कमरे में चल गए। तभी सुधा ने फैसला किया था नील के साथ अलग रहना ही इस समस्या का हल है। दोनों की मुलाकात उसे याद हो आई। दांतों के डॉक्टर की दुकान की बात है। एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। तभी एक युवक भी आकर बैठ गया। और भी बहुत से लोग बैठे थे। इंतजार तो करना ही था। तभी भीतर से एक तेज दर्द भरी चीख सुनाई दी और साथ में डॉक्टर की आवाज भी, अगर आप इतना शोर मचाएंगे तो बाहर बैठे मेरे सब मरीज भाग जाएंगे। और तो कोई नहीं भागा, पर 2 मरीज जरूर भाग रहे थे और भागने में ये खूबसूरत सी लड़की उस लड़के से 2 कदम आगे ही थी। वो बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतरती गई। बाहर ही एक ऑटो खड़ा था। वो ऑटो में बैठ गई। तभी वो युवक भी जो 2 कदम ही पीछे था, घुस गया। उनके शहर में ऑटो शेयर करने का रिवाज था। रिक्शा चालक हिसाब से पैसे ले लेता था। रिक्शा वाले ने लड़की से पूछा, बहन जी कहाँ जाना है। हौंफते हौंफते लड़की ने कहा कि हजरतगंज। लड़के से रिक्शा वाले ने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वे दोनों अब काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। तभी युवक ने डरते डरते धीरे से अपनी दुखती दाढ़ को छुआ। एक गोल सी छोटी सी चीज हाथ में आ गई। उसे संभाल कर मुंह से बाहर निकालकर उसने खिड़की की तरफ करके देखा। निकल गया। क्या? लड़की ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, कंकड़ जो दाढ़ में फंसा था। जेब कर लड़का बोला, शायद चावल में था। लड़की ने कुछ नहीं कहा और युवक की आंख बचाकर अपने सामने के एक दांत पर उंगली फेरी और फिर ओह कर अपनी सीट से उछल पड़ी। क्या हुआ? युवक ने पूछा। जवाब में लड़की ने उंगलियों में पकड़ा एक लंबा सा कांटा निकालकर युवक के हाथ पर रख दिया और फिर नजरें झुकाकर कहा, मछली का है। यही मेरे दांत में अटक गया था। जरूर अटक गया होगा। आप है ही ऐसी, कोई भी अटक सकता है। देर खामोशी के बाद लड़की फिर कुछ बोलकी, पर कहाँ जाएंगे? आप हजरतगंज जाएंगी? मैं चिड़ियाघर के पास रहता हूँ, वहीं उतर जाऊंगा। हाँ। चिड़ियाघर के भीतर नहीं, लड़की ने कहा और दोनों हंसने लगे। ये नील और सुधा की पहली मुलाकात थी। यादों में खोई वह खड़ी थी। तभी नील ने पीछे से आकर उसे बाहों के घेरे में ले लिया। अंधेरे में खड़ी हो, आदत पड़ गई थी, पर अब चांदनी की आदत डाल रही हूँ। सुधा, हमने प्रेम विवाह किया है। तुम्हें भी प्यार करता हूँ, इसीलिए सब घर वालों को छोड़कर आया हूँ। हालांकि सबसे मेरा प्यार आज भी है। प्रेम विवाह हमने जरूर किया था, पर बाद में प्रेम तो रहा नहीं, सिर्फ विवाह रह गया। प्रेम तो घर के चौके चूल्हे और घर की चीजें उठाने रखने में न जाए किस अलमारी में बंद हो गया था। सही कह रही हो सुधा, गलती मेरी ही थी। शादी से पहले मैंने तुमसे यह जो नहीं पूछा था कि मुझे कहाँ ले जाकर रखोगे। मैं हमेशा तुम्हारी परेशानियों को समझता रहा हूँ। सुधा पर कुछ कर नहीं रहे थे। सब साथ रहते तो कितना अच्छा रहता। अब मुझे अकेलापन खलता है। सुधा ने कहा, अब भी मेरी मजबूरी है तुम्हें। हाँ, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ छीन लिया है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ नील। लगता है तुम्हारी मजबूरी कभी खत्म नहीं होगी। जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे सवेरे जल्दी उठना होगा। उन दिनों घर का बढ़ता हुआ तनाव दिन और बढ़ता जा रहा था। सुधा हरेक की बात सुनने पर भी नहीं सुनती थी। दिन में कभी भी कमरे में लेटकर उपन्यास पढ़ती रहती थी।
सबके जाने के बाद सवेरे ही वो भी घर से निकल पड़ती थी। एक महिला क्लब की सदस्य बन गई थी। दोपहर देर तक ताश खेलती थी, किट्टी पार्टियों में भी जाती थी। कोई कुछ नहीं कह सकता था। नौकरी छुड़वाई थी, सो फिर से कर सकती थी। अलग रहने को बोल दिया था। उसके अलग रहने हो से घर पर क्या असर पड़ेगा, इतना तो घर वाले समझ सकते थे। जब भी सुधा माँ के घर जाती थी तो यही कहकर कि शाम तक लौट आएगी, पर 3-4 दिनों तक नहीं आती थी। अब उसकी इस घर में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। एक दिन जब वो घर में थी, रश्मि कुछ इंद रही थी। भाभी, तुमने मेरी कॉपी देखी है कहीं? उसमें मेरे कुछ जरूरी नोट्स है। इधर घर में धूल इतनी है कि खोजने में सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। सुधा बरस पड़ी। रश्मि, तुम अपनी चीजों को तो संभाल कर रख नहीं सकती, ऊपर से कहती हो सारे घर में धूल की परतें जमी रहती हैं। इतवार को तो तुम देखा कि घर की सफाई कर सकती हो। कॉलेज की पढ़ाई मैंने भी की है, पर घर के कामों में अपनी माँ का हाथ जरूर बटाती थी। एक तुम हो कि पढ़ाई के नाम पर उपन्यास पढ़ती रहती हो। बहुत हो चुका, अब उठो और घर की सफाई करो। महरी भी आती होगी, बर्तन सिंक में रखकर नल खोल दो। मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, कहकर सुधा चली गई। क्षुब्ध रश्मि ने पहले अम्मा की ओर देखा, फिर बारी बारी से बाबूजी और भाई की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। नील उठकर अपने कमरे में चला गया। सुधा 2 घंटे बाद लौटी। कमरे में जाकर साड़ी बदल रही थी, तभी नील आ गया। सुधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाहर की ओर चल पड़ी। बहू, कहाँ जा रही हो? सास ने ही पूछा। भाभी, रश्मि इतना ही कह सकी। बाबूजी ने अखबार मेज पर रखकर अपना चश्मा उतार लिया। इसी बीच नील भी आ खड़ा हो गया। मैं और नील जा रहे हैं, मुझे नौकरी मिल गई है हैंडलूम हाउस में। नील भी मान गया है। मैंने तो भरसक कोशिश की है इस घर में कुछ व्यवस्था ला सकूं, पर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकी। घर में काम बहुत होता है, अगर सारा काम एक के ऊपर डालकर सब लोग निश्चित हो जाए तो कैसे हो सकता है। जाते जाते दरवाजे के पास रुककर उसने कहा, थोड़ा बहुत सामान है, 2-4 मामूली सी साड़ियां हैं, फिर कभी आकर दे जाऊंगी। बहू, हमने तो तुमसे कहा था कि। बात काट कर सुधा ने कहा, 3 साल से ज्यादा हो गया कहे हुए। खैर अम्मा, कोई बात नहीं, मेरा सामान शुभ कार्य में लग गया, कहकर वो घर के बाहर निकल गई। नील भी तेजी से उसके साथ साथ चलने लगा। पीछे से बाबूजी बोले, मुझे पहले ही मालूम था कि एक दिन ये सब होगा। जाते जाते बहुत सुना गई। सविता ने चेहरे में पसीना पोंछते हुए कहा, सुधा ने ठीक ही सुनाया है। मैंने तो तुम्हें उसी समय कहा था कि अपनी हैसियत के अनुसार सामान दो, पर तुमने बहू की सब बढ़िया साड़ियाँ, चांदी के इतने सुंदर बर्तन जो उसने शौक से खरीदे होंगे, और स्टील के सारे बर्तन बेटी की शादी में दे डाले। ऊपर से उसके हाथों एक के सोने के दोनों कड़े भी उतरवा कर बेटी को दे दिए। सुधा भी तो हमारी बेटी है। एक बेटी से सामान छीनकर दूसरी बेटी को देना कहाँ की बुद्धिमानी थी। उधर नील ने सुधा के साथ साथ चलते हुए कहा, मेरी एक बात तो सुन लो, तुम वहां नहीं जाओगी जहां की तुमने योजना बनाई थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या दिखाओगे? अच्छी बात है, जो दिखाना चाहता हो वो भी देख लेती हूँ। नील ने एक टैक्सी रोकी और दोनों बैठ गए। नील ने टैक्सी चालक को पता बताया। टैक्सी शहर की भीड़भाड़ से बाहर एक खूबसूरत सी नई कॉलोनी में जाकर रुक गई। उतरो। नील ने हाथ से सहारा देकर सुधा को बाहर उतारा। फिर वे एक छोटे से खूबसूरत बंगले के बाहर जाकर खड़े हो गए। बाहर ताला लगा था। नील ने जेब से चाबी निकालकर सुधा के हाथों पर रख दी। खोलो, ये छोटी सी कॉटेज तुम्हारी ही है। क्या कह रहे हो? आश्चर्यचकित हो सुधा ने ताला खोला। अब भीतर चलकर अपना घर तो देख लो। सपनों में खोई सुधा ने नील का हाथ पकड़े पकड़े घर के भीतर प्रवेश किया। बहुत खूबसूरत है। क्या सचमुच ये हमारा है? क्या आज से हम यहीं रहेंगे? तन से सुधा अपने घर की साज संवार कर रह रही, पर उसके मन में एक पश्चाताप था, दुख था। उसने नील को माँ बाप और बहन से अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद वे दोनों घर गए। घर अब काफी ठीक था। रश्मि का सामान फैला नहीं था। सास ही नहीं, ससुर भी घर को साफ रखने में हाथ बंटाते थे। कामवाली बाई लौट आई थी। सुधा को देखकर चाहक कर बोली, मेम साहब, अब तो सब ठीक हो गए हैं। घर का काम करने में कुछ भी देर नहीं लगती। सही डोज दे गई हैं।